देखो, आज का टॉपिक है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्लांट किंगडम में इन सबके बारे में पढ़ा था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बांटते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है, हमें पता है कि जो भी हमारा फूल होता है उस फूल के पास जो हमारी स्टिक होती है वो क्या है, नीचे थैलेमस है और नीचे सेपल है, पैटर है, स्टेमन है, कार्पेल है। तो ये होता है बेटा पेडिसेल। जल्दी देखना इधर, ये होता है सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं कैलेक्स। ये है हमारा पैटल एंड ग्रुप ऑफ पैटल को हम बोलते हैं करोला। ठीक है, ये होते हैं अंदर आपके, मान लो ये फीमेल स्ट्रक्चर है, दिस इज द फीमेल वन, दिस इज द मेल वन। ठीक है, तो मेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमन एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम बोलते हैं बेटा एगलोशियम। और फीमेल वाली कंडीशन में हम बोलते हैं आपके कार्पेल और कार्पेल को हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, ये वाली सारी कंडीशन है। देखो, ठीक है, पेडिसेल वो होता है वो स्टॉक जहां से एक फ्लावर अटैच होता है और बाकी सारे हमने पढ़ लिए। हमने क्लास 11th में बेटा ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जो फीमेल पार्ट होती है ये रही। ठीक है, इसमें होता है स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल और फिर होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर होते हैं बेटा बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। हम बहुत बेसिक बातों को पढ़ने जितना वो नहीं करेंगे, खत्म करना है इसको जल्दी से। ये आपका मेल स्ट्रक्चर है। मेल स्ट्रक्चर में दिस वन इज एंथर एंड द लोअर वन इज द फिलामेंट। ठीक है बेटा, ऊपर वाला आपका एंथर है, नीचे वाला आपका फिलामेंट है। आप सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एंथर से होगा। तो समझो क्या होता है जो एंथर है बेटा, एंथर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, एंथर क्या है हमारा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर के डायग्राम को हम एंथर या मेल पार्ट को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। अब जो फूल है बेटा, फूल में देखा आपने कि फिलामेंट किस तरफ है, फिलामेंट है आपके थैलेमस की तरफ, फिलामेंट है थैलेमस की तरफ। तो फिलामेंट थैलेमस के रिस्पेक्ट में कौन सा पार्ट हुआ, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल को कौन सा हिस्सा होता है जो किसी के पास होता है, प्रॉक्सिमल को कौन सा हिस्सा होता है जो उसके पास होता है। और एंथर का, सॉरी मेल पार्ट का जो एंथर वाला हिस्सा है वो थैलेमस से दूर है, तो ये क्या हो गया, इसका डिस्टल पार्ट हो गया। समझ में आई बात सबको? चलो अब मेल वाली बात पे हम शुरू करते हैं कि हमने ये बात समझनी है कि जो मेल के पास ये एंथर है, इस एंथर के पास क्या होता है, कुछ तो ऐसा होता है जिससे कि ये पोलन ग्रेन बनाता है। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और ये वो हिस्सा है जो प्लांट में क्या बनाएगा, ये प्लांट में बनाएगा गमीटोफाइट, क्योंकि प्लांट्स में बनते हैं हमारे गमीटोफाइट्स और गमीटोफाइट्स बनाते हैं हमारे गेमीट। ठीक है, तो ऑर्गन क्या है, एंथर। गमीटोफाइट क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन। और गमीट का नाम होता है मेल गमीट। ठीक है, गमीट का नाम होता है मेल गमीट। ऑर्गन इज एंथर, गमीटोफाइट इज पोलन ग्रेन एंड गमीट्स इज मेल गमीट। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके अंदर एक जैसे दिखने वाले सेल्स होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, सारे एक जैसे होते हैं। मतलब अगर मैं बनाऊं सारे ब्लू 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 बनाऊंगी और इनका नाम होता है आर्कीस्पोरियल सेल्स। इनका नाम होता है आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब ये तब होता है जब हमारा एंथर बहुत यंग होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे जैसे हमारा एंथर मैच्योर होने लगता है, जैसे जैसे हमारा एंथर मैच्योर होने लगता है तो हमारे आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे ये डिवाइड करते हैं पेरिक्लाइनली। ये डिवाइड करते हैं पेरिक्लाइनली, और जब ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, सेंटर में, सेंटर की तरफ कुछ सेल्स को बनाते हैं जिन्हें एस्टी कहा जाता है, और पेरिफ्री की तरफ ये लेयर्स बनाता है जिसमें हमारी 4 लेयर्स होती हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रही थी कि ये एक एंथर है, एक मैच्योर एंथर बनना है इसको। और ये कैसा एंथर है अभी बेटा हमारे पास, यंग, तो उसमें एक जैसे दिखने वाले सेल्स हैं आर्कीस्पोरियल। जब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स आपके पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं
तो पेरिक्लाइनिक डिवाइड करते करते इन एंथर के सेंटर पर कुछ सेल्स बैठ जाते हैं एंड उन सेंटर पर बैठने वाले सेल्स को हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। अब एक बात सुनो, आर्कीस्पोरियल सेल्स सारे काम करते हैं? नहीं। आर्कीस्पोरियल सेल्स जो आगे काम करेंगे उन्हें हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी कि मैं एक बात लिखूंगी, ईच सेल ऑफ एसटी बिहेव्स एज ईएमसी, यानी हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का किसकी तरह बिहेव करता है? पोलन मदर सेल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ओके। अब स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर होता क्या है बेटा? इस स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर होती हैं 4 लेयर। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर होती हैं 4 लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपकी सिंगल लेयर्ड होती है बेटा, थिन होती है एंड कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, सिंगल लेयर्ड है, थिन है, कंटिन्यूअस है, आउटर मोस्ट है। एपिडर्मिस के बाद अंदर लेयर आती है, उसका नाम होता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में बेटा प्रेजेंट होते हैं कैलोस के फाइबर। इसके पास क्या होते हैं? कैलोस के फाइबर प्रेजेंट होते हैं और वो कैलोस के फाइबर सारे एंडोथीसियम में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर में एब्सेंट होते हैं। बस जहां से मैंने हटा दिया वो कैलोस फाइबर सब जगह प्रेजेंट होंगे, बट क्या होगा? सेंटर की तरफ से गायब होंगे। ये वाला जो मैंने पार्ट छोड़ा है यहाँ से गायब होंगे। इसीलिए जब कभी भी डिहाइसेंस होता है तो इट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम दी कॉर्नर ऑफ दी एंथर। ठीक है, कहाँ पर एंडोथीसियम में क्या प्रेजेंट होते हैं? कैलोस फाइबर होते हैं। एंडोथीसियम क्या करता है बेटा? डिहाइसेंस में हेल्प करता है। एंडोथीसियम क्या होता है? दिस इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जो पानी की रिक्वायरमेंट करते हैं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। एंडोथीसियम से और अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आएगी मिडल लेयर। मिडल लेयर मल्टी लेयर्ड होती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, कई में 6 भी पाई गई हैं, बट मेजॉरिटी हम बोलते हैं कि 1 से 3 लेयर होती है या हम इन्हें मल्टी लेयर कहते हैं। ठीक है, मिडल लेयर की खास बात है कि ये एफीमरल होती है बेटा, एफीमरल होती है। एफीमरल मतलब ये मैच्योर होते होते मर जाती है, एफीमरल। ठीक है, एब्सेंट इन मैच्योर एंथर, ये चीज याद रखना। जब एंथर मैच्योर होता है कौन सी लेयर नहीं होती? तो दैट इज मिडल लेयर। मिडल लेयर गायब हो जाती है। सबसे अंदर और मोर न्यूट्रिशियस लेयर होती है बेटा टेपेटम। अब हमारी एनसीईआरटी पूछती है कि टेपेटम का नेचर क्या है, तो हम कह देंगे कि टेपेटम का नेचर है कि उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसके पास न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। ठीक है, तो भैया न्यूक्लियस कैसे आएगा? माइटोसिस के थ्रू आएगा, मियोसिस के थ्रू तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर माइटोटिकली डिवाइड करता है और टेपेटम नरिशमेंट में हेल्प करता रहता है। समझ में आया सबको यहाँ तक? एंथर के पास आपके आर्कीस्पोरियल सेल्स थे, उन्होंने डिफरेंशिएट करा तो उन्होंने अंदर और बाहर किया। अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू बनाए और बाहर की तरफ क्या बनाए? 4 लेयर बनाए। ठीक है, आया समझ में? हमारा एंथर मैच्योर होने के बाद धीरे धीरे ऐसे दिखने लगता है और जब एक एंथर मैच्योर पूरा हो जाता है तो बेसिकली उस समय होता क्या है? सारी लेयर की बात कर ली हमने। एनसीईआरटी तो हमें सिर्फ ये बताती है कि बाहर की तीनों लेयर जो है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों लेयर किसमें हेल्प करती है? प्रोटेक्शन में। जो कि अंदर की लेयर है टेपेटम में, टेपेटम इट हेल्प्स इन दी नरिशमेंट। ठीक है, टेपेटम नरिशमेंट में हेल्प करती है, बाकी तीनों लेयर प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ऐसा हमें हमारी एनसीईआरटी समझाती है। ठीक है, उसके अलावा देखो बेटा, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो क्या कर रहा है? पोलन मदर सेल है। पोलन मदर सेल यानी पोलन को बनाने वाली मम्मी सेल। आप इन्हें पोलन मदर सेल भी कहते हो और आप इन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हो। आप इन्हें पोलन मदर सेल भी कहते हो और आप इन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हो। ठीक है जी, पीएमसी और एमएमसी दोनों एक ही बात होती है। ये कब एक्टिव होते हैं? जब स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ये बैठे होते हैं। ये कब काम करते हैं? ये कब तक काम करते हैं? जब बाहर से टेपेटम से नरिशमेंट लेते हैं। क्या बात समझ में? टेपेटम नरिशमेंट लेगा, अंदर बैठे स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि इनको क्या करना है? पोलन ग्रेन बनाना है। कैसे डिवाइड करेंगे? मियोसिस। कभी भी कोई गैमीट बनता है किससे बनता है? मियोसिस। माइटोसिस से डिफरेंशिएशन होता है। माइटोसिस से वो एन बना सकता है, लेकिन मियोसिस से 2n बनाता है। ठीक है,
तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसकी प्लॉइडी 2n है वो क्या बनाएगा, n नाम का पोलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेल गमीटोफाइट का बनना, ठीक है, मेल गमीटोफाइट का बनना फ्रॉम दी पीएमसी, फ्रॉम दी एमएमसी इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आया समझ? अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू है जो सेंटर में बैठे हैं, ठीक है। इन स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एक जैसे दिखने वाले सेल्स हैं जिनका नाम हमने बोला है बेटा पीएमसी, सॉरी इन सब का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, पोलन मदर सेल के। यानी मैं कहूँ कि अगर मेरा ये सेल कैपेबल है डिवाइड करने के लिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सारे सेल मेरे डिवाइड करने के लिए कैपेबल हैं, तो ये कैसे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे बच्चों मियोसिस से। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे मियोसिस से। और जब ये मियोसिस से डिवाइड करेंगे, अमन समझ नहीं आ रहा, जब ये मियोसिस से डिवाइड करेंगे तो एसपी और पीएमसी जिनकी प्लॉइडी n थी 2n थी, वो मियोसिस करने के बाद क्या हो जाएगी, प्लॉइडी n हो जाएगी। ठीक है, अब मैं मान लो ये बहुत सारे इनमें से कुछ की बात करती हूँ, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो ये एक एसटी है, ये एक एसटी है और मान लो ये कोई एक एसटी है। ठीक है, समझ गया, एक एक एसटी है। अब हटा दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, इनमें से सब एक एक है कोई सब। ठीक, ये मियोसिस करेगा तो ये भी 4 पोलन टेट्राड बनाएगा, ये मियोसिस करेगा पोलन टेट्राड बनाएगा, ये मियोसिस करेगा पोलन टेट्राड बनाएगा। समझ आई बात? यानी कि एसटी ने मियोसिस करा, एन बनाया, तो ये क्या है, ये मेरा पोलन टेट्राड है। ठीक है, या आप पूरे को पोलन टेट्राड कह सकते हैं। टेट्राड मतलब एक ऐसा गुच्छा जिसमें 4 बने, ऐसा गुच्छा जिसमें 4 बने। अब मैं क्या कहूंगी, हर एक टेट्राड, ईच टेट्राड इज अ पोलन ग्रेन। हर एक टेट्राड क्या बेटा मेरी पोलन ग्रेन है। हर एक टेट्राड क्या है मेरी पोलन ग्रेन। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बट हम ये पढ़ते हैं कि जब भी ये स्ट्रक्चर सारे होते हैं ना बेटा, इन सब के बीच में कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन होता है प्लाज्मोडोमेटल चैनल से। वो कनेक्शन होता है प्लाज्मोडोमेटल चैनल से, जिसकी वजह से हर एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होता है थ्रू दिस चैनल। अब ये चैनल जब डिस्ट्रॉय होगा तो वो किसकी वजह से होगा, टेपेटम की वजह से होगा। कब होगा डिस्ट्रॉय, जब सारे सेल्स को आपस में लगेगा यार हमने जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी दैट्स इट, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम नहीं शेयर करेंगे, तो एक कैलेज नाम का एंजाइम आता है, इनकी वॉल्स को डिग्रेड कर देता है और सारे अलग होकर घूम रहे हैं। समझ में आई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, हम जो पढ़ने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर ये बात करी है कि अगर मान लो आपके पास 1000 स्पोरोजिनस टिश्यू थे तो 1000 ही पीएमसी होंगे और 1000 के 1000 पीएमसी की पोलन ग्रेन प्लॉइडी क्या होगी, 2n की। 1000 के 1000 पोलन ग्रेन मियोसिस करेंगे तो कितने पोलन टेट्राड बनाएंगे, 4000 बनाएंगे, क्योंकि एक मियोसिस से 4 बच्चे बनते हैं। तो पोलन टेट्राड कितने बच्चे बने, 4000, तो पोलन ग्रेन कितनी बनेगी, 4000। आई बात समझ आया? ठीक है, और अभी तक हमने कौन सी रिएक्शन दिखाई है, कौन सी इक्वेशन दिखाई है, सिर्फ मियोसिस दिखाई है। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान कितनी मियोसिस और कितनी माइटोसिस होती है, हम उस चर्चा की बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या बनाया है, पोलन ग्रेन बनाया है। पोलन ग्रेन बन गया, पोलन ग्रेन बन गया। अब पोलन ग्रेन के अंदर जो ये पोलन ग्रेन बना है ये कुछ ऐसा बना है बेटा, ये सिर्फ एक सेल बना है पोलन ग्रेन। लेकिन हम सबको पता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के अंदर फिर से 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। ये पोलन ग्रेन हैप्लॉइड हो चुका है और पोलन ग्रेन क्या है, गमीटोफाइट। गमीटोफाइट क्या होता है, मैंने बताया था प्लांट किंगडम में ऐसा स्ट्रक्चर प्लांट में जो गमीट्स बियर करता है। हमारे में उन्हें गोनाड्स, प्लांट में गमीटोफाइट कहते हैं। तो पोलन ग्रेन का हर एक टेट्राड, पोलन टेट्राड का क्या होता है, एक पोलन ग्रेन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये है, समझ में आया? अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा बेटा, ये करेगा, यहाँ पर बहुत बड़ा वैक्यूल बैठा होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल। हमें पता है प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो इतने बड़े होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वो न्यूक्लियस को नीचे धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस नीचे आ गया और वैक्यूल इसका ऊपर बैठ गया। अब यहाँ बैठे हुए न्यूक्लियस को आ जाता है गुस्सा और ये क्या करता है, यहाँ से ये करने लगता है माइटोसिस। यहाँ पर ये रहा, ये स्पिंडल्स आ गए, ये वैक्यूल है,
ये दिखाएगा माइटोसिस। और ये माइटोसिस जो यहाँ पर होगी, ये कैसी माइटोसिस होगी? एसिमेट्रिकल। ये माइटोसिस कैसी होगी? एसिमेट्रिकल माइटोसिस होगी। ठीक है, अब क्या होगा? जब एसिमेट्रिकल माइटोसिस होगी तो इस जगह पर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस। यानी मैं क्या कह रही हूँ? कैरियोकाइनेसिस इज डन। समझ में एक बात? इस एक सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस हो गया। उस एक सेल ने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड करा? माइटोसिस। तो पहला मियोसिस हुआ और दूसरा क्या आ गया? माइटोसिस। समझ में आई बात? यानी कि एक मियोसिस हम पढ़ चुके हैं, दूसरा माइटोसिस यहाँ पे हो रहा है। अब जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या करता है? धीरे धीरे से इसके बाहर से वॉल बना लेता है, इसके छोटे वाले के बाहर से। जब इस छोटे वाले के बाहर वॉल बन जाती है, इसका नाम बन जाता है जनरेटिव। मैंने इसका नाम हो जाता है वेजिटेटिव और नीचे वाले का नाम हो जाता है जनरेटिव। ठीक है, ऊपर वाले का नाम हो जाता है वेजिटेटिव और नीचे वाले का नाम हो जाता है जनरेटिव। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमने एक पोलन ग्रेन बनाई और उस पोलन ग्रेन के दौरान वहां पर क्या हुआ? एक बार मियोसिस हुआ और एक बार माइटोसिस हुआ। समझ में आई बात? ठीक है, यानी हमने ये वाली बात की। ध्यान सुनना मुझसे। अब हमारे पास जो पोलन ग्रेन आई है वो ये है। इस पोलन ग्रेन के ऊपर भी एक छोटा हिस्सा है, न्यूक्लियस है, नीचे भी न्यूक्लियस है। भाई ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास सब कुछ होगा। ये आप मत सोचो कि मैम बना नहीं रही है तो होगा नहीं, सब कुछ होगा उसके पास, वो प्लांट सेल है। अब क्या है? ये है आपका वेजिटेटिव, ये है आपका जनरेटिव। अगर तो पोलन ग्रेन में ये दो सेल ऐसे ही रहते हैं तो हम इसे टू सेल्ड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, बट जब भी ये पोलन ग्रेन उड़कर जाएगी, जब भी ये पोलन ग्रेन उड़कर जाएगी तो उड़ने के बाद ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगी तो ऐसे, लेकिन जब इसको पोलन ट्यूब बनानी होगी तो ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना, ये अपने को दो मेल गैमीट बनाएगा, दो मेल गैमीट टूटकर नीचे चले जाएंगे। आई बात समझ? यानी हमें ध्यान देना है कि पोलन ट्यूब हमेशा दो मेल गैमीट ही कैरी करेगी, चाहे वो जनरेटिव सेल पहले से दो मेल गैमीट बनाकर भेज दे या बाद में। अब मैं मेल गैमीट शब्द यूज कर रही हूँ, बट अभी तक तो मैं ऐसे पोलन गैमीट बता रही थी, यानी गैमीट अभी बने नहीं है, अब बनेंगे। ठीक है, एक तो हुई बेटा टू सेल कंडीशन। तीसरी मतलब एक और कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है? तीन सेल बन जाते हैं और जिसमें जनरेटिव सेल माइटोसिस करता है। तो फिर से एक माइटोसिस। समझ में आया? एक मियोसिस, दो माइटोसिस। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। एक मियोसिस और दो माइटोसिस हमें जरूरी होती है जब एक मेल गैमीट बनता है। ठीक है, जब एक मेल गैमीट बनता है। आया समझ? आया सबको समझ में? ठीक है, ओके। अब मैं तुम्हें ये बात बता रही बेटा कि ये एक स्टिग्मा है और ये भी एक स्टिग्मा है। ठीक है, ये भी एक स्टिग्मा है। अब यहाँ पर भी एक पोलन ट्यूब आएगी और यहाँ पर भी एक पोलन ट्यूब आएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी एक पोलन ग्रेन आई, इसके ऊपर भी एक पोलन ग्रेन आई। फर्क क्या है? इस पोलन ग्रेन में ये दो ही सेल आए हैं और इस पोलन ग्रेन में ये तीन आए हैं। यानी कि 3 सेल वाली पोलन ग्रेन रेडीमेड अपने मेल गैमीट बनाकर लेके आई है माइटोसिस कर। ये जो है ये अभी बनाई नहीं है। एक स्टिग्मा कौन सी पोलन ग्रेन लेगा या कौन सी पोलन ग्रेन उसके लिए कंपैटिबल है, नहीं कंपैटिबल है, वो तो उस पर गिरने के बाद पता चलेगी ना। ठीक है, तो एक स्टिग्मा के ऊपर जब ये पोलन ग्रेन गिर गई और स्टिग्मा को पोलन ग्रेन पसंद आ गई तो वहां से क्या करेगी? कुछ केमिकल बोरॉन्स की फॉर्म में रिलीज करेगी और तब जाकर वहां पर क्या बनेगी? पोलन ट्यूब बनेगी। ठीक है, तब वहां पर जाकर पोलन ट्यूब बनेगी। तो ये जो पोलन ट्यूब है बन गई। अब क्या हुआ? ये तो बने बनाए माइटोसिस करके आए हैं, फटाक से इसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, और ये वाला अब अब माइटोसिस करेगा और उसके बाद वो दो पोलन ग्रेन्स के मतलब एक पोलन ग्रेन के दो मेल गैमीट्स को नीचे भेजेगा। ठीक है, अब
ये पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी? ये पोलन ट्यूब जाएगी ओव्यूल के पास, और वो ओव्यूल कहाँ बैठा है? ओवरी के अंदर। ये पोलन ग्रेन से निकलने वाले दो मेल गैमीट पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे? ओव्यूल के पास। ओव्यूल कहाँ बैठे हैं? ओवरी के अंदर, ठीक है। ओव्यूल में दो एरियाज होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड, एक चेलोजल एंड। चेलोजल एंड हमेशा बंद रहता है, माइक्रोपाइलर एंड हमेशा खुला रहता है। तो पोलन ट्यूब एंट्री कहाँ पर करती है ओव्यूल के अंदर? थ्रू दी माइक्रोपाइलर रीजन। तो जो माइक्रोपाइलर रीजन जहाँ से उसकी एंट्री हो रही है बेटा, जहाँ से उसकी एंट्री हो रही है बेसिकली, वहां तक आपका ये वेजिटेटिव सेल साथ में चलता है। और कहते हैं कि वेजिटेटिव सेल के पास इतना खाना होता है कि वो जनरेटिव सेल से निकलने वाले दो मेल गैमीट को हेल्प करता रहता है। जब तक वो दो मेल गैमीट माइक्रोपाइलर के आसपास नहीं आ जाते तब तक वो वहां चलता है, उसके बाद वो डीजनरेट होता है, ठीक है। या बचता ही नहीं होगा। समझे बात? चलो, ये हमने खत्म कर दिया। अब हमने यहाँ से एक बात सीखी, ध्यान से देखेंगे सब इम्पोर्टेंट चीज, कि स्पोरोजिनस टिश्यू पीएमसी के बराबर है। स्पोरोजिनस टिश्यू और पीएमसी पोलन ग्रेन बनाते हैं, और पोलन ग्रेन बनाता है मेल गमीट, और पोलन ग्रेन बनाता है मेल गमीट। तो जब एक पीएम, अगर आपको मान लो पीएमसी की वैल्यू दी हो और पोलन ग्रेन निकालने हो, पीएमसी की वैल्यू दी हो और आपको पोलन ग्रेन निकालने हो, तो आप क्या करोगे? N2/4 करोगे, है ना भाई। पीएमसी दिए हैं, ये निकालने हैं तो *4 करोगे। और अगर पोलन ग्रेन की वैल्यू दी हो और पीएमसी निकालने हैं तो तब क्या करोगे? /4 करोगे, ठीक है। समझ में आएगा? जब पोलन ग्रेन की वैल्यू दी हो और मेल गमीट निकालने होंगे तो आप क्या करोगे? *2 करोगे। जब मेल गमीट की वैल्यू दी हो और पोलन ग्रेन निकालना हो तो क्या करोगे? आप यहाँ से यहाँ /2। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है भाई। अब बेटा जो पोलन ग्रेन है ये बन गए, हमें पता चल गया कि पोलन ग्रेन बन चुकी है। तो पोलन ग्रेन के यूज भी तो होते हैं। पोलन ग्रेन बड़ी बड़ी न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है, नरिशमेंट में रिच होती है। इवन मेनोपॉज के समय भी फीमेल्स को कई बार इसको दिया जाता है, आपके पोलन्स को। इनकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं, इनके सिरप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपके रेस हॉर्सेस को दिया जाता है, आपके जो एथलीट्स होते हैं दे इवन इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पोलन के सोर्सेज होते हैं। अब एनसीईआरटी हमें बताती है एक प्लांट के बारे में जिसका नाम है पार्थेनियम। इसको आपने अभी भी पढ़ना है, और क्लास 12 के जो इकोलॉजी थी जहाँ पर आपने इन्वेजिव स्पीशीज पढ़ा था वहाँ पर ही पढ़ा है। पार्थेनियम का दूसरा नाम होता है बेटा कैरेट ग्रास, जो इंडिया से बाहर आपके गेहूं के रस्ते, मतलब गेहूं के साथ मिक्स होकर आ गई। और इट एक्ट एज अ वीडी साइड्स, ये बिल्कुल ऐसे होती है वीड्स की तरह, जहाँ पे उगती है तो उगती चली जाती है, ठीक है। इट कॉजेज दी पोलन एलर्जी। पार्थेनियम क्या करता है बेटा? पोलन एलर्जी कॉज करता है। अगर किसी बंदे को ब्रोंकाइटिस या कोई सांस लेने में कोई एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें पार्थेनियम और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। आया बात समझ? एनसीईआरटी फिर हमें बताती है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमें बताती है कि जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, वो क्या है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे मेल और फीमेल गमीट फ्यूज करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गमीट और फीमेल गमीट आपस में फ्यूज होते हैं। जब मेल गमीट और फीमेल गमीट आपस में फ्यूज होते हैं हम उसे प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले के जो स्टेप होते हैं उन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर दो स्टेप आते हैं। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स का बनना, ठीक है, एंड ट्रांसफर ऑफ द गैमीट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के अंदर फिर से दो प्रोसेस आते हैं। एक को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है आपके मेल पार्ट में, जहां पर एंथर से ये बनता है पोलन ग्रेन। और दूसरा होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें कि आपके
मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं आपके मेगास्पोर यानी कि एम्ब्रायोसाइट्स बनते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट्स बनते हैं। ओके, और ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स में हम पढ़ते हैं किस चर्चा के बारे में बेटा, पॉलिनेशन के बारे में, कि पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, वो क्या करता है। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ट्रैवलिंग होने के बाद एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एंड दे कम इन कांटेक्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपके मेल गमीट और फीमेल गमीट फ्यूजन के बाद क्या बनाते हैं, पहले जाइगोट और जाइगोट कन्वर्ट होता है फिर एम्ब्रायो में। ठीक है, ये बताओ समझ में आता है सबको। हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं भाई, जब वो निकल जाते हैं यानी जब वो अपना प्री फर्टिलाइजेशन वाला फेज कर चुके होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो वेट करते हैं किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट जो आए और उन्हें काम करे। अब इसके लिए एक शब्द हम यूज कर सकते हैं बेटा, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि वायाबिलिटी, ठीक है, और एक होता है सिंक्रोनी। सिंक्रोनी इज दी सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। वायबिलिटी वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई मेल और फीमेल गैमीट कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सिंक्रोनी होता है सिंक्रोनाइजेशन या सेम टाइम सेम प्लेस, किसी ऐसी जगह पर मेल और फीमेल गैमीट दोनों ट्रैवल कर सके और उनके बीच में एक कॉन्टिन्यूटी रहे। वायबिलिटी होता है वो टाइम पीरियड अप टू विच आपका जो गैमीट्स है दे आर वायबल, टू विच द गैमीट्स आर वायबल फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। जब तक वो तैयार है कि आओ और हमारे साथ या हमसे फर्टिलाइजेशन करो, ठीक है, समझ में आई बात। तो वायबिलिटी हर एक प्लांट में अलग अलग होती है, जैसे आपकी एनसीईआरटी आपको बताती है, लाइक आपकी कौन सी फैमिली है, पोएसिएई फैमिली, जैसे अनाज की फैमिली कहते हैं बेटा, जिसमें गेहूं आता है एंड राइस आता है। पोएसी के अंदर 30 मिनट्स तक इनके जो गैमीट्स होते हैं वो वायबल होते हैं, आफ्टर 30 मिनट्स वो मर जाते हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली बताई गई है लेग्यूमिनेसिएई, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी बता रही है कि लेग्यूमिनेसी हो जाए, रोसेसिएई हो जाए एंड सोलेनेसिएई हो जाए, इन सब में मंथ्स तक की होती है, ठीक है, मंथ तक की। बट जो लेग्यूमिनेसी होती है बेटा इसमें 6 महीने तक की होती है। सिंक्रोनी होता है बेटा एक ही समय पे एक ही टाइम पर, जैसे मैं कहूँ कि फीमेल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, फीमेल के ओव्यूल्स पक चुके हैं, ये चाहती है कि कोई पोलन ट्यूब इसके यहाँ से एंटर करे, बट मेल जो मेल है पोलन ग्रेन रेडी नहीं है। दिस इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन। इट्स लाइक द सेम थिंग जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि फीमेल का ओव्यूलेशन का टाइम आ चुका है बट वो पॉपुलेशन ही दिखा रही, वो कॉइटस ही नहीं कर रही अपने मेल पार्टनर के साथ। कोऑर्डिनेट करते हैं, coordinated way of any gametes to fuse together is called the synchronization. ठीक है, कोई के तुझे समझा है बेटा? अब मैं फीमेल का स्टार्ट करती हूँ। एक मिनट, अब फीमेल के लिए हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में बेटा हमें पता है ये फीमेल है, ठीक है। फीमेल एक भी है जिसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं, दो हो तो बाइकार्पेलरी, तीन हो तो ट्राइकार्पेलरी, तीन से ज्यादा हो तो पॉलीकार्पेलरी, ठीक है। मोनोकार्पेलरी जो ओव्यूल है उसका एग्जांपल है फैबेसिएई, ठीक है, फैबेसिएई। बाइकार्पेलरी का है सोलेनेसिएई, लिलिएसिएई, और इसका है मालवेसिएई, ठीक है। मोनो बाई ट्राई पॉलीकार्पेलरी, ये तीनों फैमिली के एग्जांपल। अगर हमारा
ये स्ट्रक्चर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो दिस इज स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दिस इज स्टाइल जहाँ से ट्यूब आती है, एंड दिस इज द ओवरी। ओवरी जो कि बाद में कन्वर्ट होती है आपके फ्रूट में, और नीचे हमारे पास होते हैं ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स होते हैं जो बाद में बनाते हैं आपके सीड्स। ठीक है, चलो अब क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है ये सिनकार्पस भी हो सकते हैं और ये एपोकार्पस भी हो सकते हैं। यानी जो हमारी एक कार्पेल है, इट कैन बी सिनकार्पस इन नेचर एंड एपोकार्पस इन नेचर। जो क्वेश्चन तुमने पूछा है ना, हमें बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था। मॉर्फोलॉजी में हमने कितने एग्जांपल पढ़ लिए इसके भाई? सिनकार्पस ओवरी, वो सिनकार्पस आपका वो स्ट्रक्चर होता है फीमेल का जो कि फ्यूज्ड होती है, फ्यूज्ड कार्पल, यानी कि जिनमें फीमेल चिपकी होती है, जिसका एग्जांपल है चाइना रोज, ठीक है, हिबिस्कस। और एपोकार्पस फ्यूज होती है, इसका एग्जांपल है माइकेलिया रोज। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं, जिसमें कि एपोकार्पस एग्जांपल है, फ्यूज है तो सिन, खुले हुए हैं तो एपोकार्पस। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये हमने बातें पढ़ ली क्योंकि हमारी मॉर्फोलॉजी में ये वाली चीजें ऐड थी। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? हमें पढ़ेंगे कि हमें पता है एक फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर, एक ओवरी होती है, और एक ओवरी के अंदर एक से लेकर इनफाइनाइट ओव्यूल हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 1000 हो, कुछ भी हो सकता है। ये सारे हो सकते हैं इनफाइनाइट ओव्यूल। एक ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल हो सकते हैं? और इनसाइड ईच ओव्यूल, ओव्यूल्स की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ एक ओव्यूल की बात कर रही हूँ। हर एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रायो सैक होता है, और हर एक एम्ब्रायो सैक के अंदर एक ही फीमेल गमीट होता है। क्या ये बात सबको समझ में आई है? जैसे कि हमने मेल के केस में पढ़ा था कि जो एक मेल स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम क्या होता है? एंथर। उस एंथर के अंदर 4 स्पोरोजिनस टिश्यू थे, अलग अलग गोलों में प्रेजेंट थे, अलग अलग थीका में प्रेजेंट थे। ठीक है, ये थीका होता है बेटा, ये थीका है, और दो थीका मिलकर एक लोब, इसीलिए जो हमारा एंथर होता है उसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, बाइलोब्ड भी कहा जाता है। ठीक है, और हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर नंबर ऑफ पीएमसी मैटर करता है। फिर हर एक पीएमसी 4 टेट्राड बनाता है, फिर हर एक टेट्राड एक पोलन ग्रेन बनाता है, फिर हर एक पोलन ग्रेन के पास वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल होते हैं, फिर जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाता है, 1 एंड, यानी कि मेल में अलग तरीके से होता है, फीमेल में अलग तरीके से होता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब होता क्या है ये भी बता देती हूँ मैं। होता क्या है, फीमेल वाले स्ट्रक्चर के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। उसमें कैसे होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, और वो मेगास्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले जिस तरीके से हमारा मेल में था, यहाँ पर भी सेम होगा। मैं एक ओव्यूल डायग्राम बना रही हूँ बेटा, ये एक ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर भी पहले बहुत सारे सेल्स जो होंगे सेम होंगे, उन्हें हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। अगेन उन्हें हम बोलेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स। वो आर्कीस्पोरियल सेल्स बाद में कन्वर्ट होंगे स्पोरोजीनस की तरह, और स्पोरोजीनस बाद में कन्वर्ट होंगे न्यूसेलस में। ठीक है, कन्वर्ट होंगे न्यूसेलस में। तो यानी कि हमने ये समझना है कि जो फीमेल स्ट्रक्चर है, फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर भी इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये अब आएगा यहाँ पर न्यूसेलस। ये रहा न्यूसेलस, ये न्यूसेलस, न्यूसेलस। बहुत सारे न्यूसेलस बैठे हुए हैं। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। वो एरिया जहाँ पर इसका मुंह खुला हुआ है उसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, एंड अपोजिट टू दैट देयर इज चेलाजल एंड। देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसके अपोजिट इसे बोलते हैं चेलाजल एंड। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके इंटेग्यूमेन्स होते हैं, और उसके बाद ये होती है आपकी डंडी फ्यूनिकल, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो न्यूसेलस है बेटा, भर भर के न्यूसेलस है। अब ध्यान देना,
इस बहुत सारे न्यूसेलस में से कोई भी एक सेल न्यूसेलस का बड़ा हो जाता है, कोई भी एक सेल न्यूसेलस का बड़ा हो जाता है एंड इट बिहेव्स एज मेगास्पोर मदर सेल। और किसकी तरह बिहेव करने लगता है? मेगास्पोर मदर सेल। यानी मैं क्या कह रही हूँ, होता क्या है बेसिकली, फिर से डायग्राम बना लेते हैं फिर भी बनाएंगे इसको। एक सेल बड़ा हो जाता है और बाकी जितने भी सेल हैं वो उसके चारों तरफ बढ़ने लगते हैं। एक सेल बड़ा हो जाता है और इसे बोलते हैं एमएमसी, और ये फिर से है न्यूसेलस। बीच के सेल है एमएमसी और ये चारों तरफ न्यूसेलस। ठीक है, बीच का हो जाता है आपका एमएमसी और चारों तरफ है न्यूसेलस के सेल्स। ठीक है, अब देखो, अब शुरू करने जा रही हूँ, ध्यान से देखते हो। यानी मैंने क्या कहा, बीच में एक सेल बैठा है और चारों तरफ उसके न्यूसेलस उसे खाना दे रहे हैं। जिस तरीके से टेपेटम होता है बेटा, उसी तरीके से न्यूसेलस भी मल्टी न्यूक्लिएटेड और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। बीच में कौन है इसके? बड़ा सा न्यूसेलस, न्यूक्लियस है। और ये कौन है? एनएमसी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या अभी तक? 2n है। अब ये क्या करेगा? ये करेगा मियोसिस। ठीक है, इसने करा बेटा मियोसिस। और जब अभी मियोसिस करेगा, जब ये मियोसिस करेगा तो मियोसिस से क्या बनाएगा? ये बनाएगा 4 गोले। 1 2 3 4। ठीक है, 4 बन गए। अब मैं लिखूंगी कि आउट ऑफ 4 3 विल डीजेनरेट। 4 में से 3 मर जाते हैं। आउट ऑफ 4 3 विल डीजेनरेट। 4 में से 3 मर जाएंगे। जब 4 में से 3 मर जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। हम इसे क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी ऐसी डेवलपमेंट जो सिर्फ एक स्पोर के थ्रू हुई है, हम उसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक। ऐसी डेवलपमेंट जो एक स्पोर के थ्रू हुई है, हम उसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखना ध्यान से, होगा क्या। ये जो एक बचा है ये आगे मल्टीप्लाई करेगा। जो ये एक बचा है ये मल्टीप्लाई करेगा। अब इसके पास क्या ऑप्शन है? मियोसिस करके सबकी प्लॉइडी तो n हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक आ जाएगा और ये अपनी n वाली प्लॉइडी के साथ बैठेगा। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होता है फंक्शनल मेगास्पोर। इसका नाम होता है फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि 4 में से 3 तो मर गए, तो सिर्फ यही है जो काम कर रहा है, तो इसका नाम है फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा? ये 3 बार डिवीजन दिखाएगा। ये फंक्शनल मेगास्पोर 3 बार डिवीजन दिखाएगा और वो डिवीजन कौन सी होगी? माइटोसिस। अब ये करेगा पहली बार माइटोसिस। जब ये पहली बार माइटोसिस करेगा तो एक ऊपर एक नीचे। फिर ये सेकंड माइटोसिस करेगा तो क्या होगा? 2 ऊपर 2 नीचे। फिर ये थर्ड माइटोसिस करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सेकंड होगा। और अब ये जो 8 होंगे ये अपने को रीऑर्गेनाइज करेंगे इन अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। जिसे हम बोलते हैं सिनर्जिड। ये आपका एक्सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है। राइट, मिनट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर के सेल्स को क्या कहते हैं? हम ऊपर के सेल्स को कहते हैं एंटीपोडाल्स। क्या आएगा समझ में? ये पूरा फीमेल का मेगास्पोरोजेनेसिस है, जिसमें फीमेल के स्ट्रक्चर से लेकर मैंने आपको सारी कहानी समझाई। अब यानी हमने यहाँ पर से ये बात सीखी कि अगर फीमेल के पास, अगर मैं कहूँ यहाँ पर फिर से, फीमेल के पास क्या थे? एक न्यूसेलस था, न्यूसेलस का सेल था, एक न्यूसेलस का
सेल था, उसने माइटोसिस करके 4 क्या बनाए, मेगास्पोर्स बनाए। 4 मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट हुए, तो क्या हुआ, एक फंक्शनल मेगास्पोर रहा। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर रहा। अखिल को याद होगा, प्री बोर्ड में आया था अखिल का ऐसा वाला क्वेश्चन। 200 मेगास्पोर, 200 ओव्यूल है तो कितने मेगास्पोर होने चाहिए। देखो, अगर मान लो आपको प्लांट में 200 सीड चाहिए, 200 सीड्स, तो बताओ कितनी मियोसिस होनी चाहिए। अगर 200 सीड है तो कितनी मियोसिस होगी, सोचो भाई। सीड के बनाने के लिए फीमेल भी चाहिए और सीड को बनाने के लिए आपको मेल भी चाहिए। ठीक है, फीमेल में ये काम कौन करता है, ओव्यूल करेगा, और एक ओव्यूल क्या बनाएगा, उसको 200 ही मेगास्पोर चाहिए। 200 मेगास्पोर जब 800 बनाएंगे, 800 में से हर में से 3 मर जाएंगे, तो फिर भी वो 200 ही बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा कंडीशन 200 ही रहेगी, यानी कि 200 ओव्यूल चाहिए, 200 एम्ब्रायोसाइट चाहिए और 200 एग सेल चाहिए जो कि 200 सीड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी मैंने क्या कहा, हमें चाहिए 200 एग सेल और वो 200 एग सेल के लिए 200 ही ओव्यूल चाहिए, तो सब 200 200 है। लेकिन मेल के केस में मुझे चाहिए 200 पोलन ग्रेन, राइट, क्योंकि एक एग सेल के लिए 2 मेल गैमीट जरूरी होते हैं जो एक पोलन ग्रेन में से आते हैं। 200 एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए 200 पोलन ग्रेन आएंगी और क्या बोलते हैं, हर एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमीट लाएगा, तो नहीं 800 मेल गैमीट आएगा, नहीं 400 मेल गैमीट आएगा। ठीक है, चलो, तो एक पोलन ग्रेन जब स्पोरोजिनस टिश्यू से आती है तो वो इनटू 4 होके आती है, इनटू 4 होके आती है। तो यानी 200 को आप डिवाइड करोगे 4 से, 50 50, तो यानी कितनी मियोसिस हमें चाहिए, पोलन ग्रेन को बनाने के लिए केवल मियोसिस चाहिए 50। आया समझ, ठीक है। ये लास्ट ईयर आया भी था जब मैंने तुमसे पूछा था कि 76 अगर सीड्स बनानी है तो कितनी मियोसिस होगी, तो 76 सीड्स, तो फीमेल तो 76 का 76 कंट्रीब्यूशन देती है, लेकिन जो मेल होगा वो 76 डिवाइडेड बाय 4 यानी 90। समझ में आया, चलो। पॉलीनेशन की डाइट तो खुद ही पढ़ लोगे ना आप लोग, जैसे कि मैं वो पढ़ा रही थी, आपको बता रही थी, वो होता है अगर कोई फूल ऑटोगैमस कंडीशन में है, ठीक है, सॉरी, अगर फूल एनिमोफिली विंड से पॉलिनेट हो रहा है, तो 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं, उन्हें फ्लावर में भी कैरेक्टर होना चाहिए, उन्हें पोलन में भी कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसा फ्लावर जो विंड से पॉलिनेट होगा, अगर वो छोटे हैं तो इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज वो बड़े बड़े होने चाहिए। विंड पॉलिनेटेड फूल जो पोलन रेंज होगी वो लाइट होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, कलर डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होना चाहिए बेचारे के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है? जो ये हाइड्रोफिली ना बेटा, पानी में एक तो पानी की सरफेस पे होता है और एक पानी की डेप्थ पर हो सकता है, नीचे लेवल वाले पार्ट। सरफेस पे अगर होगा तो सरफेस के एग्जांपल हैं आपके, सॉरी सॉरी, हाँ, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। भाई अगर आपसे वाटर की सरफेस के ऊपर पूछा है ना, तब तो आप वाटर हाइसिनेट कह सकते हो। एक सेकंड, वो भी सरफेस के बेटा वो अबव द सरफेस है, ये ऑन द सरफेस है। अब जब हम छोटे एग्जाम में होते हैं मोडास बनाए जाते हैं, बिसाइड, ऑन, अप टू, आगे पीछे, ठीक है, लक्षित वही है। अबव द सरफेस, सरफेस पानी की सरफेस के ऊपर टुंडी उसकी लगी हुई, जैसे कि वाटर हाइसिनेट हो गया, निम्फिया हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सारे कीचड़ में होते हैं, तो वहां आसपास इंसेक्ट पॉलिनेशन ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, पानी पानी ऐसे उछाल के देखा है, ऊपर थोड़ी फेंकेगा वो, नीचे गिर सकता है, ऊपर नहीं गिर सकता। ठीक है, चलो। अब 2 डिवाइसेस होते हैं बेटा, एक होते हैं आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और दूसरे होते हैं आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
एनसीईआरटी तो शायद अर्कोगेमी वगैरह की बात नहीं करती है। नहीं, आउटपुट डिवाइसेस एंड मैंने क्या बोला, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, मान लो हमने शादी के लड़का खुद से ढूंढ लिया, ठीक है, नहीं जैसे लक्ष्य से लड़की ढूंढी तो बेचारे ने बार मना कर दिया, तो हुआ क्या, आउटपुटिंग डिवाइसेस हुए कि खुद ही उसको लगा कि नहीं लड़की अच्छी नहीं है यार, मेरी तरफ से अगर कर रही है तो मैं इसे खुद ही छोड़ दूंगा, यानी कि आउटपुटिंग डिवाइसेस, जिसमें कि प्लांट खुद से उन मेथडोलॉजीज को अपनाता है ताकि उसके प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। ठीक है, यार अच्छी नहीं है, यार सुंदर नहीं है, ये क्या कर पाएगी, इस तरीके से लड़की लड़का जो भी रिजेक्शन दिखा रहे हैं, और कुछ भी प्लांट अपने अंदर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वो तकनीक है जिसमें कि पेरेंट्स का उड़ा आता है, पेरेंट्स अरेंज मैरिज करवाते हैं और समझाते हैं अपने घर वालों को कि भैया वही शादी कर, या लड़की को समझाते हैं लड़की अच्छी है, एक कम पढ़ी लिखी है, हम दबा के रखेंगे, तो वही कर, वो होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो आउटबिडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटबिडिंग डिवाइसेस होते हैं ऐसे डिवाइसेस जिनमें प्लांट इनबिल्ट करता है कैसा मैकेनिज्म, प्लांट्स, ये प्लांट्स की टेक्निक होती है बेटा, प्लांट्स टेक्निक which involves the processes to prevent self pollination। अगर प्लांट चाहता है कि वो अपनी पोलन नहीं लेगा, रिजेक्ट करेगा, तो रिजेक्ट करेगा, जैसे कि स्टिग्मा मान लो बोलोन रिलीज नहीं करेगा तो स्टिग्मा अपनी रिसेप्टिविटी दिखाएगा ही नहीं, मान लो पोलन टिप को टकराएगा ही नहीं, मान लो ओव्यूल के पास जो जितने भी एम्ब्रायोसाइकस आपको कह दिया जाएगा कि अपने फिलीफॉर्म पैरेंट्स को कहना कोई केमिकल रिलीज करे, कोई पोलन टिप आनी चाहिए। ठीक है, और घर वाले ले लेते हैं ना, फोन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं लड़की को, वही वाला सीन। इस तरीके से कंडीशन आपके आउटबिट डिवाइस में क्या होगा, प्लांट खुद एक टेक्निक करेगा जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा। ठीक है, अब प्लांट के पास ऐसी क्या टेक्निक है जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकता है। सबसे पहले वो क्या कर सकता है, वो सबसे पहले ये कर सकता है अपनी हाइट का फर्क ला सकता है। भाई फीमेल अगर बड़ी है तो हो सकता है कि मेल छोटा हो, या मेल अगर बड़ा है तो हो सकता है कि फीमेल छोटी हो, फर्क तो पड़ेगा ही भाई। ऐसे केस में अगर उनकी लेंथ मैटर करेगी, हाइट या उनकी लेंथ मैटर करेगी, तो ऐसे केस में प्लांट खुद अपने लेंथ को मैटर करके मेल फीमेल के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को बचाया जा सकता है। दूसरा होती है डिस्टेंस। मेल बड़ा तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं इसमें। भाई अगर मेल बड़ा है तो वो पोलन गिन ऐसे खाएगा, ऐसे उड़ाएगा, गिरेगा तो नीचे गिरेगा। डिहाइसन जब होता है तो इन जगहों से होता है, डिहाइसन तो ऐसे होता है। डिहाइसन वहां बैठी है तो दूर बैठी है, वो तुम्हारे जैसे इंसानों के चलते कि जीभ लपलपा जाए वैसी नहीं है वो, हमारा ह्यूमन नेचर नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इधर देखो तुम, डिस्टेंस हो सकती है कि फीमेल यहाँ पर है और मेल यहाँ है इतना दूर। भाई यहाँ पे पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी, सुनो यहाँ पर पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और जब कभी पॉलिनेटर्स आएंगे तो वो कुछ ना कुछ वेरिएशन क्रिएट करेंगे। ये थोड़ी है इतने पास में एक पॉलिनेटर की टांग इधर है, दूसरी पॉलिनेटर की टांग इधर है, ऐसा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से उड़ के चले जाएगा। अगर पॉलिनेटर्स इन्वॉल्व होंगे तो वेरिएशन के चांसेस हो जाते हैं। हाइट का फैक्टर हो सकता है, लेंथ जिसे कहते हैं, डिस्टेंस का फैक्टर हो सकता है। तीसरा हो सकता है बेटा सिंक्रोनी, सिंक्रोनी या सिंक्रोनाइजेशन, यानी जिस समय फीमेल वायबल है, मेल पोलन ग्रेन नहीं डस्ट कर रहा, और जब पोलन ग्रेन डस्ट हो रहा है मेल वायबल नहीं। समझ में आएगा? अरे फीमेल ओव्यूलेशन कर रही है, कॉपुलेट नहीं कर रही, मेल कॉपुलेट कर रहा है लेकिन ओव में निकला, गधा, एक ही तो बात है। फीमेल वायबल है लेकिन मेल के पोलन नहीं आ रहे हैं, पोलन ग्रेन आ रहे हैं लेकिन फीमेल वायबल नहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है। और चौथा और मेजर स्टेप होता है जिसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्लांट्स में देखी जाती है, जिसमें एक कंपैटिबिलिटी जिसमें कि प्लांट से मान लेता है कि वो अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करेगा और उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो बार बार वो फीमेल स्ट्रक्चर अपने सेम स्पीशीज की आने वाली पोलन ग्रेन को बार बार रिजेक्ट करता है।
और बार बार रिजेक्ट करने की वजह से क्या होता है, वो पोलन ग्रेन चली जाती रहती है और उसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबल। आया समझ में? तो ये तो वो मेथड है जो प्लांट खुद से खुद के बारे में करता है। ठीक है, प्लांट चाहता है कि उसकी ईल्ड बढ़ जाए, उसकी क्षमता बढ़ जाए, और वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि दूसरी स्पीशीज की पोलन ग्रेन उसके पास आए। ठीक है, तो ऐसे केस में होते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये होते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या आएगा बेटा, आर्टिफिशियल में टेक्निक्स आएंगी, जैसे मेल स्ट्रक्चर है, इस मेल को हमने कट कर दिया, हम इसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन होता है कटिंग ऑफ मेल पार्ट। जब एंथर को कट कर दिया जाता है हम उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। जब मेल पार्ट को कट कर दिया जाता है हम उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, इमैस्कुलेशन एक ऐसी चीज है, इमैस्कुलेशन एक ऐसी चीज है जिसमें कि हमने मेल स्ट्रक्चर को कट कर दिया, उसके बाद जो फीमेल होती है, अगर वो उसके बगल में ही है, बट हम चाहते हैं कि जो फीमेल है वो हमारी इच्छा से पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करे, तो हम इसके ऊपर बैग लगा के चले जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। इमैस्कुलेशन, बैगिंग। बैगिंग किसकी होती है, बटर पेपर की होती है। बैगिंग किसकी होती है, बटर पेपर की होती है। और बटर पेपर पे ना थोड़े बहुत छेद होते हैं, जिसकी वजह से इजीली उनमें ऑक्सीजन का ट्रैवलिंग हो पाता है। हम इसे बटर पेपर क्यों लगाते हैं, ताकि हम मान लो कहीं जा रहे हैं और हमें पता है कि फलानी जगह पर इसी स्पीशीज का कोई प्लांट है और उसकी यील्ड अच्छी है, तो हम वहां जाएंगे, उसे पोलन ग्रेन लेके आएंगे। जब तक हम पोलन ग्रेन नहीं लेके आएंगे, अगर उसका मुंह खुला होगा तो पॉलिनेटर तो उसको पोलन ग्रेन दे सकते हैं ना, इसको समझा के थोड़ी गए हैं हम कि बहन सुन लियो मत, पोलन ग्रेन मत एक्सेप्ट करियो। वो तो प्लांट स्ट्रक्चर है, वो तो एक्सेप्ट कर सकता है ना, इसीलिए हमने उसको बैग लगाया। और बैग में पोर्स होते हैं जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन आती रहेगी और वो प्लांट मरेगा भी नहीं हमारे आने में। और जब हम आ जाएंगे तो उसके बाद हम इस बैग को रीओपन करेंगे और हम अपने वांटेड पोलन ग्रेन्स को उस पर डालेंगे, जिसकी वजह से हम हाइब्रिड बना सकते हैं और जिसकी वजह से हम स्पीशीज में उस प्लांट की क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, देखो प्लांट ये दोनों टेक्निक क्यों करते हैं, प्लांट ये दोनों टेक्निक तभी करवाते हैं, एक खुद से और एक हम करते हैं प्लांट के लिए, जब हमें लगता है हमारा प्लांट की ईल्ड कम हो रही है तो हम आर्टिफिशियल करवाएंगे। प्लांट को लग रहा है मेरी ईल्ड कम हो रही है तो वो आउटब्रीडिंग करवाएंगे। ठीक है, जडाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितां भुजंगमालिकां अमन्नमट्टमट्ट। पूछिए भाई, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ क्या, एंथर काटने का फायदा हुआ कि उस दो एंथर को पोलन ग्रेन नहीं देगी। ये देखो भाई, इसमें अब इसके अलावा जितना ही पार्ट रहता है, सीड की अगर हम बात करें, हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, सीड्स मोनोकॉट भी होते हैं और सीड्स डाइकॉट भी होते हैं। ठीक है, जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं उनमें एक ही कॉर्डिनेटर होता है, डाइकॉट में दो कॉर्डिनेटर होते हैं। एम्ब्रायनल एक्सिस होती है, एम्ब्रायनल एक्सिस जहां कॉर्डिनेटर से अटैच होते हैं प्रीम्यूल बोलते हैं, उसके ऊपर कोलिप्टाइल आता है। ये सब मैंने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा चुका हूं। मैंने टाइप्स ऑफ फ्रूट भी पढ़ाए हैं कि फ्रूट ट्रू फ्रूट भी होते हैं, फॉल्स फ्रूट भी होते हैं, पार्थेनोकार्पिक भी होता है। हमने वहां पे पार्थेनोकार्पिक की बातें समझी थी। पार्थेनोकार्पी होते हैं ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, और पार्थेनोजेनेसिस होता है जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन का, जिसका एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमें पढ़ना था, बट मैंने नहीं पढ़ा है, शायद मैं भूल गई थी, जहां पर हमने हनी बी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में एक और है एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस होता है जब सीड्स बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। सीड्स किसका रिजल्टेंट है, मियोसिस का। सीड्स कौन बनाते हैं, एम्ब्रायो सैक बनाते हैं। सीड्स कौन बनाता है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाता है एम्ब्रायो सैक। अगर ये एम्ब्रायो सैक ऐसा का ऐसा ही रहे, 2n का 2n, और ये 2n कुछ ऐसा करे कि ऑटोमेटिकली बिहेव करे सीड्स की तरह, तो हम इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। यानी एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ये वाला स्ट्रक्चर डायरेक्टली सीड बना लेता है, ये सारे प्रोसेस स्किप कर देता है जो पिंक और व्हाइट है। इसे बोलते हैं दैट इट मिमिक्स
द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट पार्ट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो क्या मिमिक करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। समझ में आएगा? ठीक है, वो एपोमिक्सिस होता है। बाकी इस चैप्टर में और कोई भी टॉपिक नहीं है। आखिरी के पैराग्राफ में आप दो सीड्स के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ते हो फॉनिक्स डक्टाइलिफेरा और दूसरा कौन सा नाम था आपका? आर्किटेक्टस है ना। फॉनिक्स डक्टाइलिफेरा है और लुपाइनस आर्किटेक्टस है। लुपाइनस आर्किटेक्टस सबसे ओल्डेस्ट है, 10,000 साल वाला, और फॉनिक्स डक्टाइलिफेरा ये आपके किंग हेरोइक प्लेस पे मिला था, डेड सी के यहाँ पर। तो ये वो वाला पार्ट है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर की जितनी भी चीजें थी मेजॉरली हमने खत्म कर ली हैं आपके मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट।